फिर है सल्तनत पीरियड, ये 1206 से लेके 1526 एडी तक है। 1206 से लेके 1526 एडी तक सल्तनत पीरियड कब से है? 1206 से लेके 1526 एडी तक है। 1206 से लेके 1526 एडी तक है द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन काजिम का इन्वेजन था 712 में। तो पहला मुस्लिम इन्वेजन को हुआ 712 एडी में हुआ, जो कि मोहम्मद बिन काजिम का है 712 में। और अगर हम जो है देखते हैं कि पहला फॉरेन इन्वेजन इंडिया में, पहला मुस्लिम इन्वेजन की बात नहीं कर रहे हैं, पहला फॉरेन इन्वेजन हम इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो ये कब आता है? तो ये महाजनपदा के बाद के पीरियड में आता है। और उसमें किसका है? डायरस का नाम आता है, डायरस वन, कि डायरस वन का जो है इन्वेजन हुआ था भारत में। और इसमें जो है ये इसे ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन कहते हैं, और ये 518 बीसी में होता है। डायरस वन का 518 बीसी में। ठीक है, डायरस वन, डायरा बाहू इनको कहते थे। एक्मेडियन रूलर थे ये ईरान के, ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन, डायरियस वन। और ये 518 बीसी में। तो ये पहला जो था कोई फॉरेनर इन्वेजन था। देखो, हम आर्यों को इसमें इसलिए नहीं गिन रहे हैं क्योंकि जब वो भारत आए तो वो भारत ही में बस गए थे, और जबकि जो डायरस है ये बाहर ही थे, मतलब यहाँ के बसे नहीं। तो इसलिए इस तरह से जो है पहला जो फॉरेन मुस्लिम इन्वेजन है ये मोहम्मद बिन काजिम का है। पहला मुस्लिम इन्वेजन किसका है? मोहम्मद बिन काजिम का। और 712 एडी। कब? 712 एडी में। Muhammad bin Qasim invaded India in 712 AD and conquered Sindh, which became the province of Umayyad खिलाफत। उमैयद खिलाफत का जो है जो आपका एक एरिया बन गया था उमैयद खिलाफत का। और जो हमने पीछे वो देखा था ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन, उसमें भी उन्होंने सिंध और पंजाब और वेस्ट ऑफ इंदस का एरिया पूरा कैप्चर कर लिया था, और उसको जो छत्रापी ऑफ ईरान बना दिया था, मतलब प्रोविंस ऑफ ईरान बना दिया था डायरस वन ने 518 बीसी में। और सिमिलरली 712 एडी में मोहम्मद बिन काजिम ने जो है सिंध को कॉन्कर करके सिंध को उमैयद खिलाफत का पार्ट बना दिया था। द फर्स्ट टर्क इन्वेजन, मोहम्मद गजनवी इन्वेजन जो है 1000 से 1027 एडी तक रहा। 1000 से 1027 ये टर्किश इन्वेजन है मोहम्मद गजनवी का। जो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी है, उन्होंने 14 एक्सपीडिशन भारत को करे थे टू इनरिच हिमसेल्फ बाय टेकिंग अवे द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। 1025 में उन्होंने अटैक किया था और रेड किया था द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल सोमनाथ टेम्पल को 1025 में इन्होंने रेड किया था। दैट लाइज एट द कोस्ट इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ काठियावाड़ के एक्सट्रीम साउथ में जो लाई करता है, कहाँ लाई करता है? काठियावाड़ के एक्सट्रीम साउथ में सोमनाथ, उस पर उन्होंने रेड किया था। द टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1026 एडी, और 1026 एडी में ये डिस्ट्रॉय हो गया। एज अ रिवार्ड फॉर हिज सर्विस टू इस्लाम ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ यमीन अल दवला। और इनके रिवार्ड के लिए इनको क्या मिला? यमीन अल दवला, मतलब राइट हैंड ऑफ द स्टेट बाय अब्बासिद खलीफ के द्वारा जो है इन्हें क्या मिला टाइटल? यमीन अल दवला, राइट हैंड ऑफ द स्टेट। यमीन अल दवला, राइट हैंड ऑफ द स्टेट बाय अब्बासिद खलीफा। हिज डायनेस्टी दस ऑल्सो केम टू बी नोन एज यामिनी डायनेस्टी। तो इनकी डायनेस्टी को क्या कहते हैं? यामिनी डायनेस्टी। ठीक है, इनकी डायनेस्टी का नाम क्या है? यामिनी, इंडियन नाम यामिनी डायनेस्टी। मोहम्मद गजनवी की डायनेस्टी को यामिनी डायनेस्टी कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था और इस्लाम का परचम फहराया था, तो उनको जो है एक टाइटल मिल गया था यामिन अल दवला, मतलब राइट हैंड ऑफ द स्टेट बाय कौन से? अब्बासिद खलीफ से, टर्की के खलीफ से। तो फर्स्ट टर्क इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टर्क इन्वेजन की, जो मोहम्मद घोरी ने किया। मोहम्मद बिन काजिम तो पहला मुस्लिम इन्वेजन है। मोहम्मद घोरी जो है सेकंड टर्क इन्वेजन है। और सेकंड टर्क इन्वेजन के बाद से जो है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी, और जो वो पृथ्वीराज चौहान के संग युद्ध हुआ था वो मोहम्मद घोरी का ही हुआ था, तो वो सेकंड टर्क इन्वेजन के अंदर आता है। तो फर्स्ट टर्क इन्वेजन में कौन आता है? मोहम्मद गजनवी। एंड सेकंड टर्क में कौन आता है? मोहम्मद घोरी में। घोरी और गजनवी दोनों जी से हैं, ठीक है ना। और मोहम्मद गजनवी को कौन सा टाइटल मिला था? यमनी अल दवला।
अब इसका है मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। ही मे बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो किसको बोलेंगे फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? तो वो है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन है मोहम्मद बिन कासिम का। अब रीज़न क्या है फॉर द सक्सेस ऑफ टर्क्स इन इंडिया? पहला है कि राजपूत्स में लैक ऑफ यूनिटी थी और ऑर्गेनाइजेशन था, और वो सब डिवाइडेड थे आपस में, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था। तीसरा, राजपूत किंगडम बहुत स्मॉल थे और स्कैटर्ड थे। चौथा, जो टर्क्स थे वो बेटर ऑर्गेनाइज थे और उन्होंने एडवांटेज लिया था ये लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द राजपूत्स के। अब है स्टार्ट करते हैं हम दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेके 1526 तक रहा। 1526 क्या है? पानीपत का युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो 1526 एडी में हुआ। और 1206 क्या है? सोमनाथ टेम्पल का डिस्ट्रक्शन। तो 1206 से लेके 1526 तक जो है हम दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बोलते हैं। और सॉरी 1206 में कह रही हूँ, वो 1026 था, डेट थोड़ी मैच करती है ना, तो इसलिए तो असल में 1206 है जो है आपका जो स्टार्टिंग है। मोहम्मद गौरी कॉन्क्वेस्ट बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इन इंडिया, द दिल्ली सल्तनत। दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 डिस्टिंक्ट पीरियड विज द स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी और इलबारी डायनेस्टी, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक रही। फिर आई खिलजी डायनेस्टी जो 1290 से लेकर 1320 तक रही। फिर तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक रही। और फिर उसके बाद है सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक रही। फिर द लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक रही। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले है द स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से लेकर 1290 एडी तक रही। 1206 से लेकर 1290 एडी तक रही द स्लेव डायनेस्टी। ये इसके जो है पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक। अ टर्किश स्लेव बाय ओरिजिन, ही वाज परचेज बाय मोहम्मद गौरी हु लेटर मेड हिम हिज गवर्नर। मोहम्मद गौरी का ये टर्किश स्लेव था और जिसे बाद में इन्होंने गवर्नर बनाया था। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, ऐबक बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी 1206 में। फॉर हिज जनरोसिटी उसको दिया गया था टाइटल ऑफ लाख बक्स, गिवर्स ऑफ लाख। तो ये कौन था? स्लेव था मोहम्मद गौरी का, जिसने जो है स्लेव डायनेस्टी हिंदुस्तान में स्टार्ट कराई। इनकी डेथ 1210 में हुई प्लेइंग चौगान या फिर पोलो। इनकी डेथ कैसे हुई? 1210 में वाइल प्लेइंग चौगान या पोलो हुई। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क। एक है कुव्वत उल इस्लाम एट दिल्ली एंड 2.5 दिन का जोपरा एट अजमेर। वेरी इंपॉर्टेंट, अजमेर में इन्होंने क्या बनाया? 2.5 दिन का जौनपारा। 2.5 दिन का जौनपारा ये मॉस्क है, ठीक है। 2 मॉस्क बनाई इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में है और 2.5 दिन का जौनपारा जो कि अजमेर में है। ही ऑल्सो बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया। और इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी सेंट के नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार बनाने का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। ऐबक वॉज अ ग्रेट पार्टन ऑफ लर्निंग एंड पैट्रोनाइज्ड राइटर्स लाइक हसन उन निज़ामी, ऑथर ऑफ ताज उल मसीर। ही वॉज द ऑथर ऑफ ताज उल मसीर। एंड फ़रुखुद्दीन, अनदर ऑथर ऑफ तारीख़ मुबारक शाही एंड फ़रुखुद्दीन। तो इन्होंने 2 राइटर्स को जो है पैट्रोनाइज कर रखा था, एक है फ़रुखुद्दीन और एक है निज़ामी, हसन उन निज़ामी। हसन उन निज़ामी ने लिखा है ताजुल मसीर और फ़रुखुद्दीन ने लिखा है तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है। देखो हमें इसमें ये पता चल रहा है ना कि जो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 2 मॉस्क बनाई थी, एक दिल्ली में एक अजमेर में। अब आप सोच रहे हो इन 2 जगहों में क्यों बनाई है? तो एक देखो लिंक बताती हूँ मैं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे ये रूलर थे दिल्ली के और अजमेर के, और मोहम्मद गौरी ने इनको हराया था, और ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे और गवर्नर थे। तो मोहम्मद गौरी जब मर गए होंगे या फिर जिस समय जिंदा भी रहे होंगे तो उस समय ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि इन्होंने जो है इनकी किंगडम को हराया था। तो इसलिए जो है 2.5 दिन का जौनपारा जो है आपका अजमेर में बना और कुव्वतुल इस्लाम जो है आपका दिल्ली में बना। और बाकी जो है कुतुब मीनार इन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये आपके जो है सूफी सेंट हैं उनकी शान में बनाया।
और ऐबक ने 2 ऑथरों को पार्टन करा था। एक थे हसन उन निज़ामी जो जिसने ताज उल मसीर लिखी है और दूसरे फ़र्रुख़ुद्दीन तारीख़ मुबारक शाही लिखी है। अब हम बात करते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश की, जो 1211 से लेके 1236 तक रहे। 1211 से लेके 1236 तक कौन है? इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। He was the slave of कुतुबुद्दीन and occupied the throne in 1211 after deposing आरम शाह। आरम शाह को जो है हरा के इन्होंने थ्रोन लिया था दिल्ली का 1211 में। और ये क्या थे? ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। He was very capable ruler and is regarded as the real founder of Delhi Sultanate. He made Delhi the capital in place of Lahore। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो कैपिटल थी भारतवर्ष की वो लाहौर थी, पर जो है ये एक्चुअल हैं जिन्होंने दिल्ली में जो है कैपिटल बनाई, और ये एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माने जाते हैं। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द wrath ऑफ चंगेज़ खान द मंगोलियन लीडर बाय रिफ्यूजिंग द शेल्टर टू जलाउद्दीन मंगल बरानी। इन्होंने भारतवर्ष को चंगेज़ खान के वार्थ से बचाया। कैसे? जलाउद्दीन जलाउद्दीन मंगल बरानी को जो है भारत में ना आने देने से। प्रिंस ऑफ ख्वारज़िम, ही वॉज द प्रिंस ऑफ ख्वारज़िम। इन्हें भारत में नहीं आने पनाह दी, इसके कारण जिसे चंगेज़ खान जो है चेज़ कर रहा था उसको भारत में नहीं आने दिया जलाउद्दीन मंगल बरानी, और इस तरह से जो है इन्होंने क्या करा? भारत को बचाया। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन तनका एंड कॉपर कॉइन जित्तल। कॉपर कॉइन क्या कहलाता था? जित्तल, और सिल्वर कॉइन कहलाता था तनका। सिल्वर कॉइन इज कॉल्ड तनका एंड कॉपर कॉइन इज कॉल्ड जित्तल। ही ऑर्गेनाइज द इक्ता सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच इज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। ही सेट अप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव नोन एज चहालगानी या चालीसा ग्रुप ऑफ 40। इन्होंने क्या करा? सेट किया नोबल ऑफिशियल्स को ग्रुप में, सेट ऑफ 40, जिसे चालीसा कहते थे, चहलगानी कहते थे। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार विच वॉज स्टार्टेड बाय ऐबक। ही पैट्रोनाइज मिनाज उस सिराज, ऑथर ऑफ तबाके निशरी। तो इन्होंने एक ही राइटर को पैटर्न किया था, तबाके निशरी जिसने लिखा है वो कौन है? मिनहज उस सिराज तबाके निसरी। और वहीं ऐबक ने किसे करा था? फ़र्रुख़ुद्दीन जिसने तारीख़ मुबारक शाही लिखी है, फ़र्रुख़ुद्दीन। एंड हसन उन निज़ामी जिसने लिखा है ताज उल मिसर। फिर उसके बाद आ गया तीसरे हैं रुकुद्दीन। ही इज़ सन ऑफ इल्तुतमिश एंड वॉज क्राउंड बाय हिज मदर शाह तुर्कन माँ ने जो है क्राउन किया था इल्तुतमिश की डेथ के बाद अपने बेटे को, रुकुद्दीन को। ही वॉज डिपोज्ड बाय रज़िया सुल्तान, डिपोज मतलब मरवाया गया, रज़िया सुल्तान, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, व्हेन ही वॉज आउट ऑफ कैपिटल टू कर्ब अ रिबेलियन इन अवध अगेंस्ट हिम। फिर है रज़िया सुल्तान 1236 से लेकर 40 तक। तो रुकुद्दीन सिर्फ 1236 एक साल के लिए उसने राज किया, कुछ महीने के लिए किया होगा, और फिर रज़िया सुल्तान आ गई 1236 से लेकर 1240 तक। दो इल्तुतमिश हैज़ नोमिनेटेड his daughter Razia as the successor. The noble placed Rukuddin Firoj on the throne. However, Razia got rid of Rukuddin and ascended the throne. She was the first and the only Muslim lady who ever ruled in India. She was popular among the people, but was not accepted to the noble and the theologians. She further offended the noble by her preference for an Abyssinian slave, Yaqut. Soon after her accession, the governors of Multan, Badaun, Hansi and Lahore openly revolted against her. There was a serious rebellion in Bhatinda. Altunia, governor of Bhatinda, refused to accept suzerainty of Razia. Razia, accompanied by Yaqut, marched against Altunia. However, Altunia got Yaqut murdered and imprisoned Razia. Subsequently, Razia married Altunia and both of them marched toward Delhi. 1240 में रजिया became the victim of a conspiracy and was killed near कैथल, हरियाणा। कैथल हरियाणा में कौन मरी? रजिया सुल्तान 1240 में। फिर है बहरमशाह 1240 से 1242 तक। बहरमशाह आफ्टर रजिया इल्तुतमिश थर्ड सन बहरमशाह was put on throne by powerful Turkish council चालीसा या उसका दूसरा नाम क्या? चहल गानी। ये इल्तुतमिश ने ही बनाई थी। ही वॉज कंसिडर्ड ओनली एज डी ज्यूर रूलर। डी ज्यूर रूलर मतलब डिफेक्टो, मतलब एक्चुअल रूलर नहीं है, बस नाम का रूलर है। वाइल नायब ममलाकात
द रीजेंट वॉज द डी फैक्टो रूलर, और एक्चुअल रूलर कौन था? नाइब ए मलमलकात। बहरम शाह लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर हिज फेल्ड अटेम्प्ट टू एजर्ट हिज अथॉरिटी वंस ऑन द थ्रोन। फिर बहरम शाह भी, उनकी भी मृत्यु हो गई फिर बाद में। फिर आया मसूद शाह, ही वॉज द सन ऑफ रुकुद्दीन, रुकुद्दीन का बेटा आया, अब इसका नाम क्या है? मसूद शाह। और इसको जो है बलबन, नसरुद्दीन मोहम्मद की मदर मलिक जहाँ, इन्होंने कॉन्स्पायर किया इसके अगेंस्ट, और फिर नसरुद्दीन मोहम्मद को नया सुल्तान बनाया। तो ठीक है, तो अब बलबन इसके बाद सुल्तान बने। मसूद शाह के बाद आया नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद को राजा बनाने में किसका हेल्प है? बलबन का हेल्प है, और नसरुद्दीन मोहम्मद की माँ का हेल्प है, और नसरुद्दीन मोहम्मद को बनाया और मसूद शाह को डिस्पोज किया इन्होंने। He was the son of Iltutmish, ये भी सन थे इल्तुतमिश के, and was known as the दारवेसी king, as he was very pious and noble. He died in 1266। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दारवेशी किंग कहते हैं। किसे कहते हैं दारवेशी किंग? नसरुद्दीन मोहम्मद को। ये बहुत ज़्यादा पीसफुल अच्छा आदमी था दारवेशी। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद, क्या नाम है इनका? नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद, क्या नाम है इनका? नसरुद्दीन मोहम्मद। ही डाइड इन 1266, और 1266 में इनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद आया आपके घिसियादीन बलबन। बलबन असेंडेड द थ्रोन इन 1266। इसने जो चालीसा की पावर को तोड़ा एंड रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ क्राउन। दैट वाज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ सल्तनत। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? चालीसा के पावर को ब्रेक किया। ही कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, इसके पास अपने खुद के स्पाइस थे, इससे अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखता था। ही क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी टू डील विद द इंटरनल डिस्टर्बेंसेज एंड टू चेक मंगोल्स हु वर पॉइजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द दिल्ली सल्तनत। तो इनके पास सेंट्रलाइज्ड आर्मी भी थी। ही इस्टेब्लिश अ मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान अर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट इसने इस्टेब्लिश किया, दीवान अर्ज। द पेरिश कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बलबन्स कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप। ही टुक द टाइटल ऑफ जिन्ने इलाही, शेड ऑफ गॉड। ठीक है, इन्होंने पर्शियन कोर्ट से जो इंस्पायर होकर अपने आप को जिन्ने हिलाई बोल दिया, शेड ऑफ गॉड। ही इंट्रोड्यूस सिजदा, सिजदा का मतलब प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्च, प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्च, एंड पाइबोस, किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, पाइबोस एंड सिजदा, सजदा एंड पाइबोस एज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। He destroyed the Mewati Rajputa brigade in the Doab, where forests were cut and forts built. In his last days, he overtook the Sultanate affair due to the death of his eldest son and most loving son Muhammad, and rebellion by his closest and most loved slave Tughril. Muhammad died fighting the Mongol in 1285, while Turgil was captured and beheaded. तो क्या है इसमें बोला है कि बाद में बलबुद्दीन ने जो है लास्ट टाइम में जो है काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसका बेटा जो है मर गया था मंगोल से युद्ध करते हुए, और टर्गिल जो उसका बिलव्ड स्लेव था वो भी मर गया था। फिर एक कैकोबाद, कैकोबाद कौन है? ये ग्रैंडसन है बलबन का, जो कि थ्रोन में बिठाया गया था बाय फरुखुद्दीन द कोतवाल ऑफ दिल्ली। फरुखुद्दीन कौन थे? कोतवाल ऑफ दिल्ली। इन्होंने जो है बलबन के ग्रैंडसन कैकोबाद को बिठाया था। हु अज्यूम्ड द हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ बलबन, बट कैकोबाद वाज किल्ड बाय खिलजी फैमिली, विच शो एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड बिगिनिंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन द थ्रोन। तो कैकोबाद जो है इनका लास्ट वो है राजा स्लेव डायनेस्टी का, मामलक डायनेस्टी का, और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ गई। अब हम बात कर लेते हैं खिलजी डायनेस्टी की। तो खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक है। इसमें जलाउद्दीन खिलजी हैं पहले, फिर अलाउद्दीन खिलजी है, फिर उसके बाद मुबारक खान है, फिर खुसरन खान है, 4 है। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खान और खुसरन खान। तो जलाउद्दीन खिलजी फाउंड किया था इन्होंने खिलजी डायनेस्टी। इसमें बस इतना ही है, ये 1290 से 96 तक था। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 तक, ये नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे जलाउद्दीन खिलजी के, हमने पिक्चर में देखा भी है। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीडेड इन 1296। इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। फिर ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड द रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। उसने कहा कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, उसने रिलीजन, पॉलिटिक्स और दोस्ती यारी को अलग कर दिया। अलाउद्दीन इम्पीरियलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन इनेक्स्ड गुजरात, सबसे पहले इन्होंने गुजरात को एनेक्स किया, फिर रणथंबोर को करा, फिर मेवाड़ को, फिर मालवा को, फिर जालोर को।
तो अब अगर हम इसका जो है मैप बनाए अपने दिमाग में, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले ये गुजरात गया, फिर गुजरात से ये घूम के फिर रणथंभौर आया, मतलब रणथंभौर राजस्थान में है, गुजरात में है। फिर मेवाड़ जो है ये भी गुजरात में है, मालवा गुजरात और राजस्थान के सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात एनेक्स किया, फिर उसके बाद ये घूम के आया रणथंभौर में, रणथंभौर को एनेक्स किया। रणथंभौर का है ये गुजरात में है, वो राजस्थान में है 301 में। फिर उसके बाद वो फिर मेवाड़ में गया, मेवाड़ कहाँ हो गया, ये भी जो है राजस्थान में हो गया, ये उदयपुर वाला चित्तौड़गढ़ वाला एरिया हो गया मेवाड़। फिर उसके बाद भी ये मालवा में आ गया। मालवा किधर आ गया, मालवा तो अपलैंड प्लेट्यू हो गया, जो कि आपका थोड़ा सा मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा राजस्थान में है मालवा। फिर मालवा के बाद जालौर आ गया। जालौर कहाँ है, जालौर तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं आजकल, ये राजस्थान में है, अरावली के वेस्ट में जालौर। तो 1311 में इन्होंने जालौर को एनेक्स किया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा जाए तो गुजरात, काफ़ी सारा राजस्थान, थोड़ा सा मध्य प्रदेश जो है एनेक्स किया, 3, ठीक है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर लास्ट में जालौर भी तो वही है, मतलब मालवा को मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात एनेक्स किया 1298 में। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी थ्रोन में आता है। 1298 में सबसे पहले गुजरात एनेक्स करता है। फिर 301 में रणथंभौर के बाद मेवाड़, मेवाड़ के बाद मालवा, मालवा के बाद जालौर। इन डेक्कन अलाउद्दीन आर्मी को जो है उसका मलिक कफूर लीड करता है, मलिक कफूर, ठीक है। डेक्कन में जो है अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को कौन लीड करता है, मलिक कफूर, जिसने गाना गाया बिनते दिन मिसरिया में। तो जिसने वो गाना पिक्चर में गाया है वो है मलिक कफूर। तो मलिक कफूर ने डेक्कन में जो है अपना एक्सपीडिशन लड़ किया, और रामचंद्रा यादवा रूलर है रामचंद्रा, इसको हराया देवागिरी में। यादवा कहाँ के हैं, देवागिरी के, देवागिरी का है महाराष्ट्र में। तो यादवा रूलर था उस समय रामचंद्रा, इसको हराया पहले, तो मतलब ये पहले महाराष्ट्र में हराया। फिर प्रताप रुद्रदेवा काकतीय रूलर ऑफ रैंगलर, काकतीय रूलर ऑफ, ये कहाँ है, कर्नाटका में। मतलब उसके बाद पहले महाराष्ट्र में इन्होंने रामचंद्र को हराया, जो कि यादवा रूलर था। फिर ये और नीचे गए कर्नाटका में, वहाँ पे वो जो है रैंगलर के रूलर थे काकतीयाज, उसको हराया। उसमें उस समय प्रताप रुद्रदेवा थे। फिर उसके बाद वो और नीचे आया उधर, और कर्नाटका में ही खोस्याला रूलर था द्वार समुद्रम में, वहाँ पे जो है वीर बल्लाल को हराया। वीर बल्लाल तो हमें याद रख सकता है, वीरेंद्र बाहुबली का जो दुश्मन था बल्लाल देव, तो उसका बल्लाल, वीर बल्लाल, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लास्ट में वो साउथ में पहुँच गया, मदुरई मतलब तमिलनाडु में, और वहाँ उसने पांड्या रूलर वीर पांड्या को हराया, ठीक है। तो अगर हम इसका देखते हैं क्रोनोलॉजी, तो क्या है, पहले ये महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र से कर्नाटका, कर्नाटका से तमिलनाडु, सीधी सादी बात। और जो है महाराष्ट्र में कौन है, महाराष्ट्र में देवागिरी है, देवागिरी में यादवाज हैं, रामचंद्र यादवा। फिर उसके बाद वो जाता है कर्नाटका, कर्नाटका में पहले आता है रैंगलर और काकतीयाज, उनको हराता है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और नीचे जाता है, और वहाँ पे जो है होशियाला डायनेस्टी को हराता है, जो कि द्वार समुद्रम में कर्नाटका के। फिर थोड़ा और नीचे जाता है, फिर पांड्या को हराता है, और पांड्या का रूलर कौन है, रूलर का नाम मुझे याद नहीं है, पर पांड्या मदुरई के हैं, उनको हराता है। अब रूलर की बात कर लेते हैं, तो पहले रामचंद्र को हराते हैं यादवा, फिर प्रताप रुद्रदेवा को हराते हैं, मतलब पहले राम भगवान को हराया, फिर शिवजी को हराया रुद्रदेवा, फिर वीर बल्लाल को हराया, फिर वीर पांड्या को हराया। तो इस तरह से जो है, जहाँ हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, गुजरात, राजस्थान और मालवा एरिया को कैप्चर किया, वही मलिक कफूर ने डेक्कन में महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु को तक पहुँचा, वो उसको कैप्चर किया। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द नोबल्स, अलाउद्दीन इश्यूड 4 ऑर्डिनेंसेस, 4 ऑर्डिनेंसेस जो है इश्यूज़ कराए। पहला ऑर्डिनेंस था, एम क्या था, aimed at the confiscation of religious endowment and free grants of land। पहला ऑर्डिनेंस था कि रिलीजियस एंडाउमेंट या फ्री ग्रांट्स को जो है नहीं करना है, और अगर जो कर रखे तो वापस ले लो, फ्री में कुछ देना ही नहीं है। पहला ऑर्डर ये है। दूसरा ऑर्डर है, अलाउद्दीन रियोगनाइज स्पाइस सिस्टम को उन्होंने रियोगनाइज किया। थर्ड ऑर्डिनेंस था, इन्होंने प्रोहिबिट किया यूज़ ऑफ वाइन।
और फोर्थ ऑर्डिनेंस था अलाउद्दीन लेड डाउन द नोबल शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड दे शुड नॉट इंटरमेले विदाउट हिज परमिशन। तो फोर्थ ऑर्डिनेंस क्या था, पार्टी शार्टी नहीं करनी है और शादी वादी होनी है तो मुझसे परमिशन लोके होनी है, आपस में इंटरमेरी नहीं करना है। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डाग एंड चेहरा। डाग का मतलब है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड चेहरा का मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर। तो डाग और चेहरा करके इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया। और दीवाने अर्ज किसने स्टार्ट किया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, वो बलबन ने, घिसियाउद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज स्टार्ट किया था और इन्होंने जो है उसी में जो डिटेल करा दाग और चेहरा सिस्टम स्टार्ट किया। अलाउद्दीन ने ऑर्डर किया कि सारे के सारे लैंड को जो है मेजर किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से जो है शेयर ऑफ स्टेट विल बी फिक्स्ड। द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर, इन्हें मुस्तकराज करके कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए एक स्पेशल ऑफिसर बनाया, मुस्तकराज, एक स्पेशल ऑफिसर बनाया मुस्तकराज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। द पीजन हैड टू पे द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अलाउद्दीन सॉट टू फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटी, उन्होंने हर कमोडिटी के प्राइस फिक्स किए। फॉर द पर्पज ही सेट अप 3 मार्केट्स एट दिल्ली। दिल्ली में 3 तरह की मार्केट लगी। एक मार्केट थी फॉर फूड ग्रेन, सेकेंड मार्केट थी फॉर कॉस्टली क्लोथ्स और तीसरी मार्केट थी फॉर हॉर्सेज, स्लेव्स एंड कैटल। ठीक है, फर्स्ट मार्केट खाने की थी, दूसरी मार्केट कपड़े की थी, तीसरी मार्केट एनिमल और स्लेव की थी। ईच मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑफिसर कॉल सहाना। हर मार्केट का कंट्रोल कौन करता था, सहाना करके एक ऑफिसर, हु मेंटेड अ रजिस्टर ऑफ द मर्चेंट्स एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड शॉपकीपर्स एंड द प्राइसेस। द चेक ऑन मार्केट वॉज केप्ट बाय 2 ऑफिसर, दीवान रियासत एंड सहनाए मंडी। ऑल गुड्स फॉर सेल वर ब्रॉट टू एन ओपन मार्केट कॉल्ड सारा ए अदल। ओपन मार्केट में आ जाता सारे अदल। मैनी फोर्ट्स वर बिल्ड बाय हिम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज अलाई फोर्ट। अलाई फोर्ट इन्होंने बनाया था। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा, द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा क्या है, तो ये अलाई शब्द बहुत याद किया इन्होंने। अलाई फोर्ट बनाया, अलाई दरवाजा बनाया, एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा। और ही ऑल्सो बिल्ड अ पैलेस कॉल्ड द पिलर ऑफ हजार सुन्नत। इन्होंने एक पैलेस बनाया पिलर्स का, जिसे बोला पैलेस ऑफ हजार सुन्नत। ही वॉज अ पार्टन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। अमीर खुसरो इनके टाइम पीरियड के हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर खुसरो किसके टाइम पीरियड का है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड का है। ये पोएट थे, म्यूजिशियन थे और इसके फेवरेट कोर्ट पोएट थे। 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी, आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मलिक कफूर कॉल्ड हजार दिनारी सीज द थ्रोन। बिफोर कफूर डाइड ही नॉमिनेटेड शिशुआबाद, अलाउद्दीन का 6-year-old प्रिंस एज किंग, बट इम्प्रिजन द एल्डेस्ट किंग मुबारक खान। कफूर वॉज किल्ड बाय द लोएस्ट ऑफ द फैमिली ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब मर गया तो मलिक कफूर, जिसे हजार दिनारी भी कहते हैं, उसने थ्रोन को सीज किया। और जब वो मरने वाला था तो उसने 6 साल के अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को जो है राजा बनाया गया शिशुआबाद, परंतु और उसके बड़े बेटे को जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद आया मुबारक खान। मुबारक खान क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ कफूर मुबारक खान फ्री कर दिया गया और एंड वर्कड एज रेजेंट फॉर शिशुआबाद। ही कैप्चर्ड द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही गॉट, बट could only rule for a year as he sank into debauchery and could not give up his dissipated lifestyle. He awarded his lover Mubarak Hassan authority over the army and palace guard, who soon obtained full control over the Sultan palace. मुबारक हसन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ खुसरन खां। मुबारक हसन इनका लवर है और लड़के से प्यार करते थे, गे थे, और टाइटल उसको मिला खुसरा खां बाय द सुल्तान। एंड विद इन मंथ्स खुसरान खान ने मुबारक खान का जो है कत्ल कर दिया और एज्यूम करा टाइटल ऑफ नसरुद्दीन। फिर उसके बाद है खुसरन खां 1320। खुसरन खान को जो है गाजी मलिक ने मार दिया, जो कि गवर्नर था दीपलपुर का। जब उन्होंने व्हेन ही ट्राइड टू अपोज द रिबेलियन बाय गाजी मलिक हिज सन फरुखुद्दीन जोना। दिस ब्रॉट द एंड ऑफ डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, एंड एस्टेब्लिश तुगलक डायनेस्टी टू द थ्रोन। तुगलक डायनेस्टी, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक ने अपने आप को बाद में घिसियाउद्दीन तुगलक का टाइटल दे दिया। गाजी मलिक ने अपने आप को बाद में घिसियाउद्दीन बलबन का घिसियाउद्दीन तुगलक का टाइटल दे दिया गाजी मलिक ने। गाजी मलिक कौन थे, गवर्नर थे दीपलपुर के। इसने मारा था खुसरन खां को, दीपलपुर के गवर्नर थे और इन्होंने मारा था खुसरन खां को। ठीक है, और जो ये गाजी मलिक था और इसका बेटा था फरुखुद्दीन जोना इनका बेटा था। फरुखुद्दीन जोना बेटा था गाजी मलिक का, दोनों ने मिलकर खुसरन खान को मार दिया था। ठीक है, खुसरन खान को इन्होंने मिलके मार दिया था। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली में जो है खिलजी डायनेस्टी का इस्तकबाल हो गया।
तो फिर अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तो उससे पहले जो है एक बार हम ये देखते हैं फ़र्रुख़ुद्दीन। जो ये फ़र्रुख़ुद्दीन नाम है, सेम हमने फ़र्रुख़ुद्दीन नाम एक जगह और पढ़ा है। बताइए कहाँ पढ़ा है? हमने कुतुबुद्दीन ऐबक में पढ़ा है कि उसने जो पार्टन्स अपने पास लिटरेरी पार्टन्स रखे थे उसमें एक फ़र्रुख़ुद्दीन था ना, उसने तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी, तारीख़ मुबारक शाही फ़र्रुख़ुद्दीन। तो इसी तरह और यहाँ पे हमने ये कि अपना अलाउद्दीन जो खिलजी डायनेस्टी का एंड था, खुसरन खान, उसको मारा था किसने? फ़र्रुख़ुद्दीन जौना बेटा है और बाप है गाजी मलिक, दिप्पलपुर का गवर्नर। तो उसके बाद उन्होंने खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, मतलब ख़त्म करी थी और तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। तुगलक डायनेस्टी कब से स्टार्ट हुई? 1320 से स्टार्ट होकर 1414 AD तक रही, ठीक है, 1414 तक रही, 1320 से स्टार्ट होकर। तो पहले आया घिसियाउद्दीन तुगलक, 1320 से 25 साल रहा, 1320 से 25 है घिसियाउद्दीन तुगलक। खुसरन खान, द लास्ट किंग ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक। गाजी मलिक जब थ्रोन पर आए तो उन्होंने अपना नाम क्या करा? घिसियाउद्दीन तुगलक। घिसियाउद्दीन तुगलक, गाजी मलिक का बना दिया उन्होंने घिसियाउद्दीन तुगलक। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन जौना, जो कि है उल्गू खान सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो बेटा है घिसियाउद्दीन तुगलक का, और मोहम्मद बिन तुगलक वही बंदा है जिसने 5 बेवकूफ़ी वाले कैंपेन करते हैं और इसके लिए वो जो है फेमस है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। और वैसे तो उसने अच्छे काम किए थे पर उसे बेवकूफ़ी के सेंस में लिया जाता है। और 5 था, मैं तो इसको वैसे अच्छा आदमी मानती हूँ कि इसने कम से कम लीक से हट के कोई नई चीज़ तो सोची, पर खैर हम अभी इसे बेवकूफ़ी समझेंगे कि इसने जो है 5 बड़े अजीब काम किए थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के क्या क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक के उगलू खान नाम है और फ़र्रुख़ुद्दीन जौना नाम है इनका ना। तो इन्होंने जो है बेटे हैं ये, और घिसियाउद्दीन तुगलक जो थे 1320 से 25 तक ही रहते हैं, फिर वो एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई थी। और फिर ये जौना, फ़र्रुख़ुद्दीन जौना या उगलू खान या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जब वो असेंड हुए थ्रोन पे तो नाम उन्होंने अपना डाला मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो 1325 से लेके 51 तक रहे, 25 साल, 1325 से 51 तक। प्रिंस जौना, सन ऑफ घिसियाउद्दीन तुगलक, असेंडेड द थ्रोन इन 1325। ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इन्होंने बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करे, जिसमें से 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली डिबेटेबल है। पहला क्या था? टैक्सेशन ऑफ दोआब, 1326 में आया था टैक्सेशन ऑफ दोआब। सुल्तान मेड एन इल एडवाइज फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट इन दोआब एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब एरिया है वहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट किया, इसे कहते हैं टैक्सेशन ऑफ दोआब। और ये 1326 में किया, 1325 में इन्होंने आरोहण किया था अपना, और उसके बाद एक ही साल बाद इन्होंने टैक्सेशन ऑफ दोआब करा। ही नॉट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन बट ऑल्सो रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड सम एडिशनल अबवाज और सेसेस। तो ये सेसेस को क्या कहते थे? अबवाज कहते थे, ठीक है, अबवाज। आज हम सेसेस कहते हैं, उसे अबवाज कहते थे वो, और इन्होंने एक्सेस करे थे। Although the share of the state remained as in the time of Alauddin, it was fixed arbitrarily, not on the basis of actual product. तो मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि अलाउद्दीन के टाइम में तो क्या था, जो टैक्स देने का रेट फिक्स था वो फिक्स्ड था और उसके ऊपर पूरा वर्क होता था, उसके बाद फाइनली डिसाइड करते थे कि क्या टैक्स करना है। पर यहाँ पे क्या हो गया था, आर्बिट्रली जो था टैक्स फिक्स कर लेते। प्राइस वर ऑल्सो फिक्स आर्टिफिशियली फॉर कवरिंग द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इनटू मनी, और प्राइस आर्टिफिशियली फिक्स हो जाते थे। इट इज़ सेड दैट टैक्स जो है 20 फोल्ड्स इंक्रीज़ हो गए थे, और डिफरेंट फॉर्म्स के थे। घड़ी टैक्स था, हाउस टैक्स, चराई टैक्स थी, चारा वाला पास्चर टैक्स हो गया। द सुल्तान क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का, जिसे उसने दीवाने खोली बोला, ठीक है। तो नया डिपार्टमेंट खुल गया एग्रीकल्चर को, जिसे कहते थे दीवाने खोली। और सेम जो है एक एग्रीकल्चर की तरह जो था मिलिट्री का डिपार्टमेंट सबसे पहले खुला था, जो बलबन ने आपका मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी का था बलबन, उसने दीवाने अर्ज खोला था। और दीवान ए रियासत करके जो है मार्केट का खोला था उसने अलाउद्दीन खिलजी ने। तो और फिर उसके बाद जो है तुगलक डायनेस्टी में जो है इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए क्या कहते हैं दीवाने खोली। और इसका काम क्या था? इनका काम था टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन बाय गिविंग डायरेक्ट हेल्प टू पीजेंट। तो ये दीवाने खोली का काम क्या था कि मोर लैंड को एग्रीकल्चर के अंडर लाने का काम। फिर सेकंड काम जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था ये था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, जो कि 1327 में हुआ। तो 1326 में इन्होंने क्या करा था? टैक्सेशन ऑफ दोआब,
1326 में, और 1327 में ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हुई थी। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप विच मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटुक सून आफ्टर हिज असेसिनेशन वाज द सो कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी किसका था? ये यादवा रूलर था जिसको हराया था मलिक कफूर ने, और रामचंद्र नाम था उनका। तो उसके बाद से मुग़ल टेरिटरी के अंदर आ गया था, मुस्लिम्स के अंदर आ गया था, मुग़ल नहीं कहेंगे, मुस्लिम्स के अंदर आ गया था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने जो है दिल्ली से देवगिरी अपनी कैपिटल कर दी थी। और देवगिरी हैज़ बीन अ बेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ टर्किश रूल इन साउथ इंडिया। It appears that Sultan wanted to make Devagiri second capital so that he might be able to control South India better. Thus, देवगिरी का नाम जो है दौलताबाद कर दिया गया। After a couple of years, Muhammad bin Tughlaq decided to abandon दौलताबाद, largely because उसने जल्दी से ये फाइंड किया कि he could not control South India from Delhi. ही कुड इन द सिमिलर वे ही कुड नॉट कंट्रोल नॉर्थ फ्रॉम दौलताबाद, क्योंकि उसे ये रियलाइजेशन हो गया था कि अगर वो साउथ आ जाता है तो ऑल्दो वो साउथ इंडिया को कंट्रोल कर ले पर नॉर्थ खोजेगा, और अगर नॉर्थ में रहता है तो साउथ इंडिया कंट्रोल नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं जो है नॉर्थ से इन्वेजन का चक्कर ज़्यादा था, इसलिए वो वापस से नॉर्थ चले गया। अब तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी 1329। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी कब है? 1329 में। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी कब है? 1329 में। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन। इन्होंने ब्रॉन्ज कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने सिल्वर कॉइन की और ब्रॉन्ज कॉइन की वैल्यू सिमिलर रखी थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई? फॉर्जिंग की। जो ब्रॉन्ज कॉइन्स है वो बहुत ज़्यादा फॉर्ज हो गए, और इसके कारण मार्केट में क्या हुआ? ब्लैक मार्केटिंग टाइप हो गई, और जो पैसा है उसकी वैल्यू डिवैल्यूएट हो गई, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा हो गया था। फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक को जो है ये विड्रॉ करना पड़ा, सारे जो है ब्रॉन्ज के कॉइन्स वापस मार्केट से लेना पड़ा, और लोगों का जो है ये सिल्वर कॉइन में रिप्लेस करना पड़ा। अब चौथा है प्रपोज खुरसन एक्सपीडिशन। कब हुआ था ये? 1329 में। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी कब हुआ? 1329 में। प्रपोज खुसरन एक्सपेडिशन भी 1329 में हुआ। सुल्तान ने ऑर्डर किया था अ विज़न ऑफ यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट का। उसने डिसाइड किया टू कॉन्क्रस खुसरन एंड इराक। खुरासन और इराक को जीतने की बात इन्होंने करी, एंड मोबिलाइज अ ह्यूज आर्मी फॉर दिस पर्पज़। तो ये खुसरन है, ये खुसरन कहाँ है? ये ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच के एरिया का है खुसरन। तो जो इसका प्रपोज एक्सपीडिशन था खुसरन एक्सपीडिशन, ये जो है ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच के एरिया को कॉन्कर करने की बात हो रही थी, और एक इराक को भी इसे कॉन्कर करना था। तो इसके लिए इसने सोचा था कि मैं बहुत ह्यूज आर्मी को मोबिलाइज करूँगा, और इसको इनकरेज किसने किया था? खुरासनी नोबल्स ने इनकरेज किया था, जिन्होंने शेल्टर लिया था इसके कोर्ट में। और खुरासनी नोबल्स कौन हो गए? वही ईरान और अफगानिस्तान के बीच वाले एरिया में जो था एरिया, वहाँ के नोबल्स थे। मोरेवर देयर वाज इनस्टेबिलिटी इन खुरासन। खुरासन में इनस्टेबिलिटी ड्यू टू अनपॉपुलर रूल ऑफ अबू सैद। उस समय वहाँ पे रूलर कौन था? अबू सैद। वो अच्छा रूलर नहीं था, इसलिए खुरासन में क्या इनस्टेबिलिटी आ गई थी, और कुछ खुरासनी नोबल्स जो थे यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ शरण ले चुके थे। तो उन्होंने ही जो है इसके कान भरे और बोला कि चलो चलो आज खुसरन पर जो है अटैक करते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक एक्सपीडिशन बनाया कि चलो मैं ह्यूज आर्मी करूँगा और वहाँ पे वो कर दूँगा। पर ये प्रोजेक्ट भी क्या हुआ? अबंडन कर दिया उसने बाद में। फिर इसके बाद है कराचील एक्सपीडिशन 1330। तो कराचील एक्सपीडिशन क्या है? कराचील का मतलब चाइना। तो चाइना का एक्सपीडिशन था 1330 का, इसने बनाया। दिस एक्सपीडिशन वाज लॉन्च्ड इन कुमाऊं हिल्स। और इसने सोचा था कुमाऊं हिल्स से मैं स्टार्ट करूँगा इन द हिमालय, और फिर काउंटर करूँगा चाइनीज़ इनकर्जन को। इट ऑल्सो अपेयर्स दैट एक्सपीडिशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट सम रिफ्रैक्टरी ट्राइब्स इन कुमाऊं गढ़वाल। और इसका एम क्या था कि कुमाऊं और गढ़वाल एरिया के जो ट्राइब्स हैं उनको कंट्रोल करना और उन्हें अपने अंडर लाना। द फर्स्ट अटैक वाज सक्सेस। पहले तो ये सक्सेस हुआ, पर जैसे ही रेनी सीजन आया इन्वेडर्स जो है सफ़र टेरेबली, तो ये बुरी तरह हार गए। तो ये इस तरह से जो इसके 5 ये थे एक्सपीडिशंस, ये सारे ख़राब हो गए। हिज 5 प्रोजेक्ट्स लेड टू रिवॉल्ट। और इन सब के कारण क्या इसके किंगडम में रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए। एंड हिज लास्ट डेज वर स्पेंट इन चेकिंग द रिवॉल्ट। और इसके लास्ट डेज क्या थे? रिवॉल्ट को चेक करने में निकल गए। तो ऑल टुगेदर 36 रिवॉल्ट हुए 25 साल में। 25 साल में कितने रिवॉल्ट हो गए? 36 रिवॉल्ट्स हो गए 25 साल में। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके टाइम पीरियड में जो है मदुराई किंगडम इंडिपेंडेंट हो गया, विजयनगर एम्पायर की नींव पड़ गई, और भामनी एम्पायर की भी नींव पड़ गई। तो ये क्या है? 1335 में जो है 1330, देखो 1330 में कराची से इसने एक्सपीडिशन करा था, और 1335 में मदुराई बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। जलाउद्दीन अहसन शाह
ने जो है मदुरई में अपनी खुद की किंगडम स्टार्ट किया। कौन है ये मदुरई में? जलालुद्दीन अहसान शाह। फिर विजयनगर में हरिहर बुक्का ने जो है रैंगलर को जो है बिकेम इंडिपेंडेंट, और विजयनगर का फाउंडेशन हुआ हरिहर बुक्का से। दूसरा रैंगलर बिकम इंडिपेंडेंट कन्हैया के द्वारा 1336 में, ठीक है, 1336 में। 1335 में मदुरई इंडिपेंडेंट हुआ, 1336 में विजयनगर का फाउंडेशन हुआ और रैंगलर इंडिपेंडेंट हुआ। 1341-47 में जो है रिवोल्ट ऑफ सादा अमीर का जो है रिवोल्ट हुआ और फाउंडेशन ऑफ बहामनी किंगडम 1347 में। 1347 में क्या हुआ? बहामनी किंगडम का फाउंडेशन हुआ और शाह अमीर का रिवोल्ट का हुआ 1341 से लेकर 47 तक। और बहामनी किंगडम का फाउंडर कौन है? हसन गंगू। और फिर उसके बाद फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक जो है थाट एक्सपीडिशन के टाइम पे सिंध में मर गया और अगेंस्ट द टागी, अ टर्किश स्लेव। टागी करके एक बंदा है जो कि टर्किश स्लेव है, उसने इसे मार दिया थाट में। टागी ने मारा, ठीक है, किसने मारा? टागी ने मारा। अब नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 88 तक। फिरोज शाह तुगलक जो था कज़न था मोहम्मद बिन तुगलक का, कज़न, वेरी इंपॉर्टेंट, वो बेटा नहीं है, कज़न है। आफ्टर द डेथ the nobles and theologians of the court decided Firoz Shah Tughlaq to be next Sultan. After his accession, Firoz Shah Tughlaq was faced with the problem of preventing the imminent break of Delhi Sultanate. He adopted the policy of trying to appease the nobility, army and the theologians, and of asserting his authority over only such areas which could be easily administered from the center. He therefore made no attempts to reassert his authority over South India and Deccan. He decreed that whenever a noble died, his son should be allowed to succeed his position, including his iqta, and if he had no son, his son-in-law in his absence and his slave was to succeed. तो उन्होंने क्या बोल दिया था कि हेरिडिटी सिस्टम स्टार्ट करती थी कि अगर कोई नोबल मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति और उसका इक्ता जो है बच्चों को दे दी जाएगी, इस लड़के को, और अगर वो भी नहीं है तो स्लेव को दे दी जाएगी। Firoz extended the principle of heredity to army soldiers also and were allowed to rest in peace to send their sons in their place. तो आर्मी में भी सेम था कि सोल्जर चाहे तो अपना आर्मी छोड़ सकते थे और अपने बेटों को भेज सकते थे। The soldiers were not paid in cash, very important. The soldiers were not paid in cash but by assignments on land revenue of villages. वजह है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या होता था, जो आर्मी थी उसको पैसे नहीं दिए जाते थे, उसके जगह पे उन्हें विलेज रेवेन्यू असाइन किया जाता था और उससे जो उन्हें पैसा मिलता था वो उससे करते थे। दिस नोबल टेक्निक ऑफ पेमेंट लेड टू मैनी अब्यूजेज, और इससे बहुत ज़्यादा अब्यूजेज होती थी। ये मैंने चाइना की डॉक्यूमेंट्रीज में ही पढ़ा है, वहाँ भी ऐसे ही करते थे। फिरोज ट्राइड टू विन ओवर द थियोलॉजियंस प्रोक्लेमिंग ही वॉज द ट्रू मुस्लिम किंग and the state under him was true Islamic. In order to keep the theologians satisfied, a number of them were appointed to high officials. He tried to ban practices which the orthodox theologian considered non-Islamic. Thus, he prohibited the places of Muslim women going out to worship at graves of saints. It was during this time Firoz that jizya became a separate tax. फिरोज ने जिजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया। फिरोज रिफ्यूज टू एग्जेम्प्ट ब्राह्मण फॉर पेमेंट ऑफ जिजिया सिंस दिस वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर शरीयत, तो ब्राह्मण्स को भी जिजिया देना होता था। दिस न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज अकॉर्डिंग टू कुरान, और 4 टाइप के टैक्सेस थे अकॉर्डिंग टू कुरान: खरच, जक़ात, जिजिया, खाम्स। खरच, जक़ात ये कुरान में है, ठीक है। 4 टाइप्स के टैक्स होते हैं कुरान में, वो क्या है? खरच, जक़ात, जिजिया, खाम्स। खरच का मतलब होता है लैंड टैक्स, जो कि 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस होता है। जक़त का मतलब होता है 2% टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी। जक़त क्या है? 2% टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी। जिजिया क्या है? ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर होता है, उनका पिलग्रिम टैक्स, या उनको जिजिया पिलग्रिम टैक्स नहीं होता है कि वो एक मुस्लिम प्रोटेक्टर के अंडर रह रहे हैं, इसलिए नॉन मुस्लिम्स को देना होता है जिजिया टैक्स। फिर खम्स का होता है 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड इन द वॉर। बूटी कैप्चर इन द वॉर, खम्स क्या होता है? बूटी कैप्चर इन द वॉर, उसका 1/5 देना। और जक़ात का मतलब क्या होता है? आपका लैंड टैक्स होता है। जक़ात लैंड टैक्स नहीं होता, 2% प्रॉपर्टी टैक्स होता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर, सुल्तान पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इरीगेशन। फिरोज़ ने जो बहुत सारे कैनाल्स बनाए और इम्पोज करा हकीक शरब और हासिल शरब, वह है वाटर टैंक। कैनाल से वाटर टैंक बनाए जिसे कहते हैं हकीक शरब और हासिल शरब। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, ये बहुत बड़ा बिल्डर था, और इसने सिटीज़ बनाई फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद। तो फ़िरोज़ाबाद यूपी में है, जौनपुर यूपी में है, हिसार हरियाणा में है, फतेहाबाद मुझे पता नहीं है,
तो इन्होंने फतेहाबाद बनाया, हिसार बनाया, जौनपुर बनाया और फौजबाद बनाया। द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड नेम्ड आफ्टर हिज निकनेम जौना खान। जो जौनपुर सिटी है ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में बनाया गया और इनका निकनेम था जौना खान, तो इसलिए बना है जौनपुर। द 2 पिलर्स ऑफ अशोक, वन फ्रॉम तोपारा हरियाणा में और वन फ्रॉम मेरठ हरियाणा यूपी में, ये दिल्ली लाए गए थे। ये इन्होंने जो अशोका के पिलर दिल्ली लाए थे, एक तो तोपर से जो कि हरियाणा में है और एक मेरठ से यूपी में। फिर सुल्तान ने इस्टेब्लिश किया हॉस्पिटल, जिसे कहते हैं दार उल शिफा। ये क्या है? हॉस्पिटल। दरुल शिफा क्या? हॉस्पिटल। तो सुल्तान ने क्या इस्टेब्लिश किया? दरुल शिफा, जो कि एक हॉस्पिटल है। सुल्तान ने इस्टेब्लिश किया दरुल शिफा, जो कि एक हॉस्पिटल है। दरुल शिफा क्या है? ये एक हॉस्पिटल है। सुल्तान ने इस्टेब्लिश किया दरुल शिफा, जो कि एक हॉस्पिटल है। दरुल शिफा, जो कि हॉस्पिटल है। सुल्तान ने इस्टेब्लिश किया दरुल शिफा। सुल्तान ने इस्टेब्लिश किया दरुल शिफा, जो कि एक हॉस्पिटल है। अ न्यू डिपार्टमेंट है दीवाने खैरात, ये बने गया था फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। पुअर गर्ल की मैरिज के लिए क्या बना? दीवाने खैरात। अनदर स्टेप जो कि फिरोज ने लिया था वो था बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन नेचर। ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिशियल्स दैट वेन एवर दे अटैक अ प्लेस दे शुड सेलेक्ट हैंडसम एंड वेल बॉर्न यंग बॉयज एंड सेंड देम टू सुल्तान एज स्लेव्स। However, his rule was marked by peace and tranquility, and the credit for this goes to Prime Minister खाने जहान मकबूल। इसका प्राइम मिनिस्टर कौन था? खाने जहान मकबूल। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक का प्राइम मिनिस्टर कौन है? खाने जहान मकबूल, खान ए जहान मकबूल। और इनकी डेथ कब हुई? 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई। तो ये कौन था? कज़न था। और उसके बाद आफ्टर फिरोज शाह तुगलक क्या है? द तुगलक डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव आफ्टर फिरोज शाह तुगलक। द मालवा, द गुजरात, शर्की मतलब जौनपुर किंगडम, ये ब्रोक अवे फ्रॉम द सल्तनत। तो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि 4 किंगडम जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भाग गए दिल्ली सल्तनत को छोड़ के, और 3 किंगडम जो है आपका फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे चले गए। इससे पहले जो थे किंगडम अनेक्स होता है और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़्यादा अनेक्स किया था। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में कौन से छोड़ के गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक में जो था आपका सबसे पहले मदुरई का किंगडम हटा था, जो कि किसने करा था? जलाउद्दीन हसन शाही के द्वारा हुआ था 1335 में। फिर 1336 में जो है विजयनगर एम्पायर हरिहर बुक्का ने बनाया था और जो है रैंगलर जो है फ्री हो गया था कन्हैया के अंदर। और 1347 में जो है भामनी किंगडम था गंगू हसन के द्वारा सेटअप हुआ और रिवॉल्ट ऑफ सादा अमीर्स हो गया था 1341-47 के टाइम पे। ये तो आपकी कहानी पूरी है। सादा अमीर्स कहाँ के हैं? ये अफगानिस्तान साइड के हैं ट्राइब्स। फिर ये जो है ये तो आपका हो गया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। फिर उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या हुआ? इस समय जो है मालवा अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया और जौनपुर स्टेट अलग हो गया। अब है फिर क्या हुआ? ये आफ्टर फिरोज शाह तुगलक है, मतलब फिरोज शाह तुगलक 1388 में मर गए। तो उसके बाद तो 1388 से 1414 तक क्या हुआ? तैमूर का इन्वेजन हुआ 1398 से 99। वेरी इंपॉर्टेंट, तैमूर का इन्वेजन कब होता है? 1398-99 1398-99 में तैमूर का इन्वेजन होता है। तैमूर द लेम, इसको बोलते थे तैमूर द लेम। ये एक टर्किश चीफ था और क्रूअल कॉन्करर था फ्रॉम मंगोलिया और डिसेंडेंट था ये चंगेज़ खान का। इसने इन्वेड किया था इंडिया में 1398। कब इन्वेड किया था? 1398 में इन्वेड किया था भारत ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक। महमूद शाह, मोहम्मद शाह तो अलग है, ये महमूद शाह तुगलक था उस समय। द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। महमूद शाह तुगलक कौन है? द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। द लास्ट तैमूर आर्मी मर्सिलेसली सैक्ड एंड प्लंडर दिल्ली। तैमूर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया लिविंग अ नॉमिनी बिहाइंड खिजर खां। इसने एक नॉमिनी पीछे छोड़ा, खजीर खां, जिसने कि पंजाब के ऊपर रूल किया। इन 404 ही डाइड वाइल ही वॉज अवे ऑन कॉन्करिंग टू चाइना। तैमूर 1404 में मरा। तो तैमूर की डेथ कब हुई है? 1404 में। तैमूर की डेथ हुई 1404 में, वो चाइना कॉन्कर करने जा रहा था तब। ठीक है, तो भारत में कब बताया? 1398 में और 1404 में इनकी डेथ हो गई थी। पर इन्होंने अपने पीछे खिजर खां पंजाब के गवर्नर के फॉर्म में छोड़ दिया था नॉमिनी। अब है खिजर खां ने सैयद डायनेस्टी स्टार्ट की। जो खिजर खान भेजा है उसने जो है सैयद डायनेस्टी स्टार्ट की। खिजर ने क्या स्टार्ट करी? सैयद डायनेस्टी स्टार्ट करी। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1450 तक रही है। खिजर खां 1414 से लेकर 1421 तक तैमूर के नॉमिनी इसने कैप्चर किया था दिल्ली एंड वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू सल्तनत। दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? खिजर खां, 1414 से लेके 1421 तक। फिर है मुबारक शाह, मुबारक शाह 1421 से 34 तक रहा। इन्होंने सक्सीड किया खिजर को एट द थ्रोन आफ्टर हिज सक्सेसफुल एक्सपीडिशन अगेंस्ट मेवात वाले खटेहर्स एंड गंगतिक दोआब एरिया। खटेहर कहाँ हो गया? खटेहार जो है ये तो इधर ही हो गए, ये आपका मुरादाबाद और ये बरेली वाले साइड में हो गया कटेहर। गंगा दोआब वाला तो ये बीच का एरिया हो गया। मेवात कहाँ है? शायद राजस्थान वाला एरिया है मेवाती। एंड ही वॉज किल्ड बाय द नोबल इन हिज ओन कोर्ट, मुबारक खां को उसी के कोर्ट के नोबल्स ने मार लिया था। एक बार हम मेवाती देख लेते हैं कहाँ है। तो मैंने अभी गूगल में देखा तो मेवाती एरिया ये बता रहा है हरियाणा और राजस्थान का एडजॉइनिंग एरिया है, और हरियाणा में भी इसने स्पेशल लोकेशन नू, जहाँ भी हुआ था अटैक हुआ था हिंदू के ऊपर, उस एरिया को कह रहा है मेवाती एरिया। तो ये हरियाणा में नू वाला एरिया है, वो सेंटर पॉइंट होगा, और बाकी जो है उसी एडजॉइनिंग एरिया में राजस्थान और हरियाणा के बीच का एरिया वो मेवात एरिया है। तो मुबारक शाह ने एक्सपीडिशन को करा था मेवात में, कटेहर में, गंगा दोआब में। फिर उसके बाद है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या है? द नोबल पुट मोहम्मद शाह ऑन थ्रोन, और ये 1434 से लेकर 43 तक रहा, बट ही कुड नॉट सर्वाइव इन फाइटिंग अमंग द नोबल्स इन द कोर्ट। ही वॉज ऑथराइज टू रूल ओनली अ एरिया ऑफ 30 माइल्स एंड रेस्ट वॉज रूल्ड बाय नोबल, सिर्फ 30 माइल तक रूल करा। फिर आलम शाह, द लास्ट सैयदी किंग डिसेंडेड इन फेवर ऑफ बलोहल लोधी, ये तो खुद ही रिटायर हो गया था। आलम शाह वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द लास्ट सैयद डायनेस्टी का रूलर कौन है? आलम शाह। लास्ट सैयद डायनेस्टी का रूलर कौन है? आलम शाह। ये खुद ही रिटायर हो गया, इसने इब्राहिम लोधी को जो है तख्त सौंप दिया। इस तरह से लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, जो कि कन्फाइंड थी दिल्ली में और कुछ एरिया सराउंडिंग में। फिर इसके बाद जो है आपका आता है लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से लेके 1526 तक था। पहले आता है बलोहल लोधी। बलोहल लोधी 1451 से 88 तक काफ़ी टाइम इसने करा। ये बलोहल लोधी कौन है? ये अफगान सरदार है, ठीक है, ये अफगानी है। और ही एस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ तैमूर के इन्वेंशन में इसने अपने को एस्टेब्लिश किया और लोधी डायनेस्टी स्टार्ट करी। फिर आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से लेके 1517 तक अब 1489 से लेके 1517 तक सिकंदर लोधी सन था बलोहल लोधी का, और इसने कॉन्कर किया बिहार और वेस्ट बंगाल। इसने किसे कॉन्कर किया था? बिहार एंड वेस्ट बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इससे पहले वालों ने सबने अपनी जो है संपत्ति खोई है, पर जो ये सिकंदर लोधी है इसने वेस्ट बंगाल और बिहार जीता। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट करी। अ सिटी फाउंडेड बाय हिम, तो आगरा किसने फाउंड की है? सिकंदर लोधी ने फाउंड किया आगरा। सिकंदर जो था ये फेनेटिक मुस्लिम था, और इसने बहुत सारे सेक्रेड इमेजेस तोड़े थे, जैसे ज्वालामुखी टेम्पल एट नगरकोट, वहाँ पे इसने टेम्पल को तोड़ने की बात करी थी। एंड ऑर्डर टेम्पल्स ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। तो सिकंदर लोधी बहुत खतरनाक मुस्लिम था, इसने टेम्पल्स तोड़े बहुत सारे। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इसने बहुत ध्यान दिया, और इसने इंट्रोड्यूस किया सिकंदर यार्ड, जिसे कहते हैं 32 डिजर्ट का कल्टिवेटिंग फील्ड का सिकंदर यार्ड, क्या कहते हैं? गजे सिकंदरी, ये 32 डिजिट का था, 32 डिजिट का था, ठीक है। सिकंदरे गजे सिकंदरी 32 डिजिट्स का। फिर ये जो था पोएम्स लिखता था पर्शियन में, तो इनका गुलरुखी करके इनका जो है पेन नेम था। इसका पेन नेम क्या था? गुलरुखी, और ये पर्शियन में पोएम लिखता था। फिर इसके बाद आ गया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से लेके 1526 तक था। 1517 से 1526 ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये सन था सिकंदर लोधी का। अफगान नोबल वॉज ब्रेव एंड फ्रीडम लविंग पीपुल, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स फिसिपेरस and individualistic tendency that Afghan monarchy was weakened. Moreover, Ibrahim Lodi asserted the absolute power of Sultan. As a result, some of the nobles turned against him. तो ये बिल्कुल सुल्तान बनने की कोशिश करी। एट लास्ट दौलत खां, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दौलत खां लोधी। ये कौन था? एक गवर्नर था पंजाब का। उसने बाबर को इनवाइट करा कि जाओ इब्राहिम लोधी को मार दो और अपनी सल्तनत जीत लो। दौलत खान लोधी, ठीक है। तो कौन है? दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था। दौलत खान लोधी कौन है? गवर्नर ऑफ पंजाब। बाबर ने एक्सेप्ट करा इसको और आ गया वो लोधी से लड़ने, इब्राहिम लोधी से। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में। इब्राहिम लोधी मर गया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई। तो दौलत खान लोधी है इसमें। अब कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत क्या है? द मेन कॉजेज वर, पहला डेस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। पहला कारण क्या? डेस्पोटिक मतलब मार मार के जो है ये राजा बनते थे, रिश्तेदारों को मार मार के, पहला। और दूसरा मिलिट्री कंट्रोल था, मतलब पीपल प्रजा का चुनाव नहीं होता था,
ये जो है मारपीट के मार काट करके चुनते थे। सेकंड है डिजनरेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तीसरा था वॉर ऑफ सक्सेशन एज देयर वाज नो फिक्स लॉ ऑफ सक्सेशन। चौथा था ग्रीड एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ द नोबल। पांचवा था डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। छठा था वाटनेस ऑफ एम्पायर एंड पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और सेवन था फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। एट था नंबर ऑफ स्लेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे खासकर फिरोज तुगलक के टाइम पे, और ये बर्डन पड़ गया था ट्रीजी पे। और नाइन्थ रीज़न था इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर इन्वेजन ने भी काफ़ी वीक किया। अब हम बात कर लेते हैं कि मंगोल्स इन्वेजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन कौन थे। ठीक है, तो मंगोल इन्वेजन देखिए कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 इन्वेंशन हुए हैं मंगोल्स के। पहला इन्वेंशन जो है इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था 1221 में, और ये चंगेज़ खान जो है इंदस नदी तक आ गया था। दूसरा जो है बहराम खां के टाइम पे हुआ था 1241 में, और इसमें तैर बहादुर एंटर किया था पंजाब। तैर बहादुर पंजाब, और उसने लाहौर में मारा था, कूटा था और लूटा था। फिर ऐसे मसूद खां के टाइम पे 1245 में आया था। इसमें टुवर्ड द एंड बलबन ने फाउट किया था मंगोल्स के संग और रिकवर किया था मुल्तान को, विच वॉज कैप्चर्ड बाय मंगोल्स। फिर बलबन 1279 में प्रिंस मोहम्मद ऑफ मुल्तान, बुगर खां फ्रॉम समाना एंड मलिक मुबारक ऑफ दिल्ली कंबाइन टुगेदर टू डिफीट मंगोल्स। तो फिर बलबन के टाइम पे भी युद्ध हुआ था। फिर बलबन के टाइम पे फिर एक बार हुआ था 1286 में, तामर ने इन्वेड किया था इंडिया। प्रिंस मोहम्मद वॉज किल्ड इन द बैटल एंड वॉज डेकोरेटेड एज खाने शाहिद। फिर इसके बाद है जलाउद्दीन खिलजी। अब्दुल्ला केम टू नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। अबाउट 4000 मंगोल्स वर कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड बिकेम फेमस न्यू मुस्लिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 4000 मंगोल्स जो है कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, और इसे न्यू मुसलमान बोला गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 1296-99 में उलुग और जफ़र खान ने डिफीट किया था मंगोल को एट जलंधर एंड सालदी। देयर लीडर्स वर टेकन प्रिजनर्स। जफ़र खान वॉज किल्ड इन द बैटल एंड मंगोल कुतुलुग खान। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1304 में तरगी तरतक एंड अली बेग वर डिफीटेड। फिर मुबारक खान 1320 में दलूच खान इन्वेडेड कश्मीर वैली। दलूच खान ने कश्मीर वैली में इन्वेड किया मुबारक खान के टाइम पे 1320 में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1329 में तरमाशीरी खान वॉज एबल टू रीच टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली बट वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तरमाशीरीन खान, तो कौन है? तरमाशीरीन खान है। तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी ख़त्म होती है।